देखिए बेटा इधर आपका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ कोस्ट, ठीक है? नई बुक्स के अंदर ये चैप्टर नंबर 8 के नाम से होगा। अब सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर किया था जिसका नाम था कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू मैंने आपको बताया था बच्चे कि जब दुकानदार किसी सामान को जिस रेट पे मार्केट में बेचता है, तो उसके पास जो इनकम होती है, पैसा आता है, वो उसका क्या कहलाता है? फिर हमने वहाँ पे प्रॉफिट का भी फॉर्मूला देखा था, उसमें हमने देखा था कि कॉस्ट और रेवेन्यू का जो डिफरेंस होता है, वो क्या कहलाता है? उसका प्रॉफिट कहलाता है। अब एक्चुअल के अंदर अगर हम बात करें कि जो रेवेन्यू है, वो तो हो गई इनकम। कॉस्ट क्या होगी सर? जितने में किसी भी दुकानदार को कोई चीज़ पड़ती है या जितने में वो उसको बना पाता है, वो उसकी क्या कहलाती है? एक तरीके से कॉस्ट कहलाती है। अब जैसे कि आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है डिफाइन कॉस्ट एंड इट टाइप्स। कॉस्ट क्या है? कहता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ गुड्स अ फर्म यूजेस रॉ मटेरियल एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर एक्सेट्रा। बेटा किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए 2 चीज़ें लगती हैं, एक तो लगता है रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, दूसरा क्या लगता है? ये कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिसमें 4 मेजर होते हैं, ज़मीन, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का मतलब कोई ओनर। कॉल्ड इनपुट एंड द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दीज़ इनपुट्स आर कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन चीज़ों पे जो हम टोटल खर्चा कराते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है, या सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है? एक तरीके से चीज़ को तैयार करने के लिए जो भी हम पे कर रहे हैं, ठीक है? वो क्या है? आपकी कॉस्ट कहलाती है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट ज़रा ध्यान से सुनना, ये बिल्कुल अलग है, समझने में थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसको मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन सुनना इसे। एक होती है बेटा आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक होती है बेटा आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। पहले पढ़ते हैं, कहता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर दोज़ कैश पेमेंट व्हिच फर्म मेक्स टू द आउटसाइडर फॉर देयर सर्विसेज एंड गुड्स। फॉर एग्जांपल अ फर्म हायर अ लैंड एंड गिव्स रेंट। कहता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है बेटा डायरेक्ट पेमेंट टू द आउटसाइडर। मतलब समझना, अभी मैं इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, ठीक है? अगर ये मैं अपनी प्रॉपर्टी पे ना करता, मैं मार्केट के अंदर कहीं पे जाके क्या करता, एक रेंटल प्रॉपर्टी रहता, वहाँ पे मैं रेंट पे करता। तो वो जो मैं पे कर रहा हूँ, वो क्या कहलाती है बेटा? मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है वो? मेरी एक्सप्लिसिट। समझ आ रही है? अब इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन-सी होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल एन एंटरप्रेन्योर में यूटिलाइज हिज ओन बिल्डिंग। अब दूसरे एग्जांपल पे आ जाओ। अभी मैं अपनी प्रॉपर्टी पे कोचिंग रन कर रहा हूँ, तो यानी यहाँ पे मेरे को रेंट नहीं देना पड़ रहा। ठीक है? तो क्या लगेगा हमें कि ठीक है, खर्चा बच गया। तो इसलिए, लेकिन आप कहोगे सर जब खर्चा बच गया तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्यों डाल दिया आपने? लागत कैसे आई आपकी? बेटा ये इस तरीके से काउंट होती है कि अगर मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट रन नहीं करता, तो ये प्रॉपर्टी मैं रेंट पे दे सकता था। जब मैं प्रॉपर्टी रेंट पे देता तो मेरे को 30,000, 40,000, 50,000 कुछ भी रेंट आ सकता था। तो वो रेंट मेरे को क्या करना पड़ रहा है? एक तरीके से सैक्रिफाइस तो करना पड़ रहा है ना। तो वो डायरेक्ट आपकी पॉकेट में से नहीं जा रहा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में क्या हो रही है? आपकी इनकम को क्या कर रहा है? एक तरीके से कम कर रहा है। ठीक है? और एक एग्जांपल समझते हैं, अब ध्यान से सुनना। यहाँ पे अभी मैं खुद से पढ़ा रहा हूँ, तो ये कौन-सी कॉस्ट होगी बेटा? इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट? इम्प्लिसिट, क्योंकि मेरे को खुद को तो कोई पेमेंट करनी नहीं है एज़ अ टीचर, ठीक है? लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट कैसे हो गई कि मैं अगर यहाँ पे अपना टाइम यूटिलाइज़ नहीं करता, तो मैं कहीं न कहीं जॉब करता या किसी स्कूल में पढ़ाता, तो वहाँ से मेरे को कुछ सैलरी मिलती, वो मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है कि सपोज़ करो मैंने यहाँ पे कोचिंग के अंदर बाहर से टीचर हायर कर लिया और मैं उसको सैलरी पे कर रहा हूँ, तो उस टीचर के लिए वो क्या होगा? मेरे लिए क्या बन जाएगी? वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई। मैंने बाहर से फैक्टर को क्या करा? हायर करा और उसे डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ? मैं एक तरीके से पेमेंट दे रहा हूँ। समझ आई? ठीक है? तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में माइनर सा डिफरेंस क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? दोनों ही खर्चे हैं। लेकिन एक्सप्लिसिट कॉस्ट डायरेक्ट पेमेंट होती है आउटसाइडर को, और इम्प्लिसिट क्या होती है? डायरेक्टली हमारे पास से नहीं जाती, इनडायरेक्ट वे में क्या करती है? हमारी इनकम को एक तरीके से वो कम करती है। उसके बाद आता है बेटा प्राइवेट कॉस्ट। इट रेफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड बाय एन इंडिविजुअल फर्म इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। देखो प्राइवेट कॉस्ट का मतलब होता है निजी लागत। प्राइवेट का मतलब ही क्या? निजी, पर्सनल। कोई भी अपनी फैक्ट्री रन कर रहा है, मैं इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, तो जो भी मैं यहाँ पे खर्चा कर रहा हूँ, ये सब मेरी क्या है? एक तरीके से प्राइवेट कॉस्ट में काउंट होगा। लेकिन एक आती है बेटा आपकी सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट का मतलब होता है सामाजिक लागत। अब सामाजिक लागत कैसे है? ये ध्यान से सुनना। यानी करेगा तो कोई, देखो प्राइवेट कॉस्ट को मैं क्या कहता हूँ? जो करेगा वही भरेगा। यानी यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे जैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो मैं बनाऊँगा और मैं खुद पे करूँगा, तो जो कर रहा है वही भर रहा है। लेकिन सोशल कॉस्ट अलग होती है बेटा। सोशल कॉस्ट का मतलब है कि करता तो कोई और है, लेकिन भरनी किसको पड़ती है? पूरी की पूरी सोसाइटी को करनी पड़ती है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो अब फैक्ट्री रन हो रही है आज की डेट में, ठीक है? उस फैक्ट्री की वजह से क्या हो रहा है? पॉल्यूशन हो रहा है। दिल्ली का एक्यूआई लेवल 381, 400 क्रॉस कर जाता है। उसकी वजह से आपको क्या करना पड़ रहा है? अपने घरों के अंदर क्या लगाने पड़ रहे हैं? एयर फिल्टर्स लगवाने पड़ रहे हैं। क्या आपने वो फैक्ट्री रन करी? नहीं, फैक्ट्री कोई और रन कर रहा है। लेकिन उस पूरी की पूरी कमी की वजह से जो कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, किसको करनी पड़ रही है? पूरी की पूरी सोसाइटी को करनी पड़ रही है। तो इस तरीके की लागत, इसका मैंने देखो एक सिंपल सी टैगलाइन बना दी आपकी, क्या?
प्राइवेट कॉस्ट जो करेगा वही भरेगा, सोशल कॉस्ट करेगा कोई भरेगा। अब देखो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द डिसएडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी सफर्ड बाय द सोसाइटी एज अ होल। जब कोई प्रोड्यूसर कोई कमोडिटी प्रोड्यूस करता है लेकिन उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है बच्चे, जाके पूरी की पूरी सोसाइटी पे पड़ता है। देखो आज सबके घरों में फिल्टर्स हैं, ठीक है ना, एक्वागार्ड वगैरह आप लगाते हो पानी को फिल्टर करने के लिए, लेकिन क्या पानी आप पॉल्यूट कर रहे हो? नहीं। कहाँ से हो रहा है? जो फैक्ट्रीज चल रही है यहाँ। तो बेसिकली करता कोई हो रहा है बेटा, उसको भरना किसको पड़ता है? पूरे समाज को भरना पड़ता है। तो ये क्या कहलाती है हमारी, एक तरीके से सोशल कॉस्ट कहलाती है। क्लियर है ये चारों कॉस्ट? ठीक है। इसके बाद रुक जाओ, उसके बाद एक बच गई बेटा यहाँ पे क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये कॉन्सेप्ट पहले भी आया है आपका, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हिंदी में बोला जाता है बेटा क्या, अवसर लागत, ठीक है। टू गेट एन बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव, एक अच्छे अवसर को पाने के लिए जो मैं आज सेक्रीफाइस करूंगा वो क्या कहलाएगा बच्चे मेरी, एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। बेसिक इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आज बात करता हूँ कि अभी आपकी रिवीजन चल रही है और आप ये क्लास छोड़ के किसी शादी को अटेंड कर रहे हो, किसी पार्टीज में जा रहे हो, तो आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बियर करी, एक तरीके से रिवीजन, ठीक है। अब आपके लिए वो अच्छा अवसर था तो इसलिए आपने करी। ऐसे ही अगर मैं सैलरी की बात करता हूँ कि अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मैं जो भी अर्न कर रहा हूँ, अगर मेरे को इससे ज्यादा कोई पेमेंट करता है स्कूल या वो, मैं वहां पे चला जाऊँ, तो मेरे को ये तो नहीं है ना कि दोनों जगह अर्न कर पाऊंगा, मुझे यहाँ की क्या करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है 50,000 रुपए सैलरी पे, दूसरे स्कूल से ऑफर आता है उसे 80,000 का। तो बेटा जब वो 80,000 की जॉब करेगा तो सेक्रीफाइस कितने का करेगा, 50 का, क्योंकि उसका इंक्रीमेंट 80,000 का नहीं हो रहा, उसका इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, सिर्फ 30,000 का हो रहा है। क्यों? उस 80,000 के लिए वो 50,000 क्या कर रहा है बच्चे, अपने पहले सेक्रीफाइस कर रहा है। तो वो कॉस्ट कौन सी कहलाएगी, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आता है, कहता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट। देखो बेटा दो तरीके के टाइम पीरियड्स होते हैं, एक होता है हमारा लॉन्ग रन और एक होता है शॉर्ट रन। वो टाइम पीरियड होता है जो 1 साल से कम का होता है। इसके अंदर आपको मैंने फैक्टर्स बता रखे हैं कि हमारे पास दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं बेटा, एक होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स और एक होते हैं हमारे कौन से, वेरिएबल फैक्टर्स आर दोस फैक्टर, ध्यान से सुनना, पहले भी बताया हुआ मैंने प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर में अच्छे से। वेरिएबल फैक्टर्स आर दोस फैक्टर व्हिच कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू आवर प्रोडक्शन, यानी कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल फैक्टर्स भी बढ़ेंगे और प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल फैक्टर्स भी क्या होंगे, कम होंगे। एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करी जाए, ठीक है, अगर आप बेटा अपनी फैक्ट्री के अंदर 100 यूनिट बनाओगे, कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, 100 यूनिट बना रहे हो तो आपका बिजली का बिल उतना आएगा। आप 1000 यूनिट बनाओगे तो आपका बिजली का बिल ज्यादा हो जाएगा। आप कुछ नहीं बनाओगे तो बिजली का बिल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रोडक्शन कम होगा वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी आपकी। फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है, फिक्स कॉस्ट बेटा उस कॉस्ट को कहा जाता है जो कि फैक्टर, यानी जो कि प्रोडक्शन के साथ चेंज। इसमें एग्जांपल दिया था बच्चे मैंने आपको फैक्ट्री का रेंट, ठीक है ना। आप एक फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हो तो आप वहां पे चाहे 0 यूनिट बनाओ, आप 10,000 यूनिट बनाओ, 1 लाख यूनिट बनाओ, आपको फैक्ट्री का रेंट फिक्स्ड है कि आपको इतना अमाउंट देना ही पड़ेगा। क्लियर है? अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखो जैसे आपके पास गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी की साल में ना दो चीजें कंपलसरी हैं, एक क्या है, इंश्योरेंस, और दूसरी होती है उसकी सर्विस, है ना। वो उसकी कौन सी कॉस्ट हो गई बेटा, एक तरीके से फिक्स कॉस्ट। तीसरी क्या आ गई, वेरिएबल कॉस्ट। जितना ज्यादा चलाओगे उतना क्या होगा बेटा, आपका पेट्रोल यूज होगा, जितना कम चलाओगे उतना पेट्रोल क्या होगा आपका। समझ आ गया वेरिएबल फिक्स में क्या डिफरेंस है भाई सबको? ठीक। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, पहले शॉर्ट रन पढ़ते हैं। कहते हैं इन शॉर्ट रन सम फैक्टर आर फिक्स्ड व्हिच कैन नॉट बी चेंज ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ टाइम। कहता है शॉर्ट रन में हम फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ कौन से फैक्टर चेंज होते हैं बेटा, आपके वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि टाइम क्या होता है बच्चे हमारे पास यहाँ पे कम होता है। while other are variable which can be changed according to the output to be produced, जो कि प्रोडक्शन के साथ क्या होते चले जाएंगे, घटते बढ़ते रहेंगे। शॉर्ट रन में बेटा पहला आया आपका फिक्स कॉस्ट। कहता है फिक्स कॉस्ट आर दोस कॉस्ट which do not change with the change in the level of output. These are also called the supplementary cost and overhead cost. फिक्स कॉस्ट बेटा वो कॉस्ट होती है जो कि आउटपुट का मतलब है यहाँ पे प्रोडक्शन, यानी कि जो कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ घटती बढ़ती नहीं है, अपनी जगह पे क्या रहती है बच्चे, कांस्टेंट रहती है, वो कौन सी कहलाती है आपकी, फिक्स कॉस्ट कहलाती है। एग्जांपल भी बच्चे आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, टीएफसी का यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, फैक्ट्री रेंट। तो फैक्ट्री रेंट आपका 150 है तो हर जगह पे कितना ही रह रहा है, वो 150 ही रहेगा। इसके बाद आ जाती है कौन सी बेटा आपकी, वेरिएबल कॉस्ट। कहते हैं दीज आर द कॉस्ट व्हिच वेरी डायरेक्टली विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, दीज कॉस्ट आर आल्सो कॉल्ड द डायरेक्ट
यानी वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ेगा। पॉजिटिव लिंक क्या होता है बेटा? जो सेम डायरेक्शन में चलता है, यानी कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी और प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है नंबर ऑफ यूनिट्स, यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपकी क्या होती चली जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं इसके बीच में। कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ फिक्स्ड कॉस्ट एंड अ वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो बेसिक से है, फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट इंक्रीज और डिक्रीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के साथ ये घटती बढ़ती नहीं है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है बच्चे? वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इन शॉर्ट रन फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी चेंज। शॉर्ट रन में आप फिक्स्ड कॉस्ट को चेंज, इन शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट कैन बी चेंज। इट इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी मैं बना के दिखाऊंगा इसका डायग्राम। ये हमेशा क्या बनेगा आपका? एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा, क्योंकि ये अपनी जगह पे क्या रहता है? कांस्टेंट। इट इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग होगी, या ये कैसे बनती है बेटा? आपकी एस शेप्ड बनेगी। कैसे? जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा वेरिएबल कॉस्ट क्या होती जाएगी आपकी? बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो इवन व्हेन द प्रोडक्शन इज स्टॉप। मैंने अभी आपको एग्जांपल क्या दिया कि भैया आप फैक्ट्री खाली रख के बैठे हो, कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो फैक्ट्री का रेंट तो देना पड़ेगा ना बेटा, ठीक है। तो वो क्या हो गई आपकी एक तरीके से फिक्स कॉस्ट। ऐसे ही आपने गाड़ी खरीद ली लेकिन चला नहीं पा रहे किसी रीजन से, आप चलाओ मत चलाओ, इंश्योरेंस तो कराना ही कराना है, वो क्या हो गई उसकी एक तरीके से फिक्स कॉस्ट हो जाती है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कैन बी जीरो व्हेन द प्रोडक्शन इज स्टॉप। लेकिन भाई बिजली का बिल जीरो हो सकता है कब? भैया आप प्रोडक्शन रोक दो, जबकि ऐसा होता नहीं है। कोई बताएगा ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा जो आपके घर पे मीटर रखे होते हैं ना, इस मीटर का भी क्या जाता है एक तरीके से मंथली रेंट जाता है गवर्नमेंट के पास। इसके ऊपर मंथली चार्ज लगता है, वो मंथली एक तरीके से इसका रेंट है जो आप देते हो हर महीने, ठीक है। तो कभी भी बिल जीरो आता है, लेकिन जैसे आपका सर्दियों में या गर्मियों में, अब सर्दियां आ गई तो जीरो आएगा कईयों का बिल, ठीक है। वो कमर्शियल पे होता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मिनिमम रेंट जाना है, वो कमर्शियल पे जाता है। डोमेस्टिक का तो जीरो आ सकता है क्योंकि वहां पे कोई पर मंथली रेंट नहीं होता। अब इसके बाद आता है बेटा सम मोर शॉर्ट रन कॉस्ट। देखो बेसिकली सम मोर कॉस्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे बेसिकली क्या है? फॉर्मूला स्टार्ट हो गए अब आपके, ठीक है। दो बेसिक चीजें समझ लो। किसी भी चीज का एवरेज निकालना है, किसी भी कॉस्ट का क्यू से डिवाइड करना है, ठीक है। किसी भी चीज का मार्जिन निकालना है तो उसी को क्या करना है? उसका डिफरेंस ले लो। जैसे टीसी का निकालना है तो डेल्टा टीसी हो गया, टीआर का निकालना है डेल्टा टीआर हो गया। तो जिस भी चीज का आपको निकालना है मार्जिनल, तो उसी को क्या कर दो? उसके डिफरेंस को निकाल लो आप। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है बेटा? इट इज द पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको ऐसे मत देखो, फॉर्मूले में अभी आपको अलग से लिखवा दूंगा। देखो यहाँ पे पहले ना इसके हम डायग्राम्स की जगह पहले आप रिलेशनशिप पढ़ लो, इसके क्या क्या है। कहता है रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। अब एसी और एमसी क्या है बेटा? एसी एवरेज कॉस्ट, एमसी मींस मार्जिनल कॉस्ट। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, वो क्या है पढ़ते हैं। कहता है व्हेन एसी एंड एमसी बोथ स्टार्ट डिक्लाइनिंग देन एमसी डिक्रीज एट अ फास्टर रेट देन द एसी। कहता है जब एसी और एमसी दोनों घटना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो हमेशा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज्यादा तेजी से घटेगी किसके मुकाबले? एवरेज कॉस्ट के मुकाबले। ऐसे ही जब एसी और एमसी बढ़ना स्टार्ट होते हैं तब भी मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी बेटा आपकी? ज्यादा तेजी से बढ़ेगी किसके मुकाबले? एवरेज कॉस्ट के मुकाबले। अब इसके पीछे ना कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है सर। एवरेज कैसे निकलता है बेटा? डिवाइड करके, है ना। और मार्जिनल कैसे निकलता है? डिफरेंस करके। तो डिवाइड करके वैल्यू ज्यादा कम आएगी या माइनस करके वैल्यू कम ज्यादा आएगी बताओ। देखो इसको ऐसे समझो आप, इधर देखो, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो क्या है ये देखो। आपके पास बेटा यहाँ पे टीआर है मान लो, है ना। टीआर दिया हुआ आपको 10 20। यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई है 1 और 2। आपको क्या निकालना है? मान लो एआर। भाई एआर टीसी सब कुछ सेम है, मैं चलो आपके लिए और सही कर देता हूँ ताकि और कंफ्यूज ना हो। सॉरी, टीसी, एसी और एमसी। अब बेटा जब एसी निकालूंगा तो मेरे को क्या करना है? यहाँ पे क्यू से डिवाइड करना है इसे। कितना आएगा बेटा? 10। अभी एमसी निकालेंगे तो ये भी कितना आ रहा है? रुक जाओ, इसको भी थोड़ा और चेंज करते हैं। 30 करा, ये कितना आया? 30 में से 10 गई, ये कितना आया? समझ आ रहा है क्या? सर जब एसी बढ़ेगा तो एमसी भी बढ़ेगा, वो तो लॉजिकल है, दोनों सेम चलेंगे। लेकिन सर जब भी एसी बढ़ेगा
तो एमसी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। अब अगर मैं इसको कम करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या कर दिया बेटा, मान लो इसको मैंने कर दिया यहाँ पे 40। अब इसे यहाँ पे 3 की जगह 4 ले लेते हैं मान लो। 4 को करोगे कितना आएगा? अब यार ये गड़बड़ 45, रुको, इसे कर दो आप यहाँ पे 45 और 3 सेम ही आ जाएगा, लेकिन अब ये 15 और ये कितना आ गया आपका, ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्या होगा बेटा, जब आप इसे कम करोगे ना, तो ये जैसे ही टीसी एसी कम होगा तो एमसी भी कम होगा, लेकिन क्या होगा, एमसी ज्यादा तेजी से कम होगा किसके कंपैरिजन में, आपका एसी के कंपैरिजन में। मतलब दो सिंपल से समझ लो, दोनों पॉजिटिवली लिंक्ड है, यानी एसी बढ़ेगा तो एमसी भी बढ़ेगा, एसी कम होगा तो एमसी भी, ठीक है। लेकिन जब भी जो भी होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो दोनों में आगे कौन रहेगा बेटा, मार्जिनल कॉस्ट रहेगी, ठीक है। दोनों में आगे क्या रहेगी आपकी। इसके बाद एक और रिलेशन बनेगा इसमें, क्या, अ पॉइंट वेयर एमसी कट एसी, एसी रीच्ड एट इट्स मिनिमम पॉइंट। कहता है जहां पे एसी और एमसी एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, तो वहां पे जो एसी होगा वो कहां पे पहुंच जाएगा बेटा, अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा। व्हेन एसी एंड एमसी बोथ स्टार्ट इंक्रीजिंग, देन एमसी इंक्रीज एट अ फास्टर रेट देन द एसी। दो तो वही होगा जो बताए थे। तीसरा एक और आ गया आपका कि जब एसी और एमसी बराबर होंगे तो एसी क्या होगा, अपने मिनिमम पॉइंट पे होगा। इसके बाद आता है बेटा एक रिलेशनशिप। देखो यहाँ पे ना ये नोट लिखा है, कहता है रिलेशनशिप बिटवीन एबीसी एंड एमसी आर एग्जैक्टली सेम एज अ एसी एंड, यानी एबीसी का और एमसी का रिलेशन भी बिल्कुल सेम होगा जो ऊपर वाले का है, ठीक। अब कहता है रिलेशनशिप बिटवीन टीसी एंड एमसी। देखिए बेटा यहाँ पे कहता है व्हेन टीसी राइजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, एमसी स्टार्ट डिक्लाइनिंग। इसमें नेगेटिव लिंक होता है, ये ना शॉर्ट में लिख लेना आप, या रिकॉर्डिंग जब सुनोगे घर पे तो ध्यान से लिख लेना इस चीजों को। एमसी और एसी का जब रिलेशन निकालोगे तो बेटा इन दोनों में पॉजिटिव लिंक होता है, यानी कि एमसी बढ़ेगा, सॉरी एसी बढ़ेगा तो एमसी भी बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा तेजी से। एसी कम होगा तो एमसी भी कम होगा, लेकिन, ठीक है। टीआर या टीसी और एमसी के बीच में कौन सा लिंक होता है बेटा, नेगेटिव लिंक होता है। नेगेटिव मतलब जैसे जैसे टीसी बढ़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती चली जाएगी आपकी, किसकी वजह से होता है ऐसा, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी या मार्जिनल कॉस्ट, है ना। व्हेन रेट ऑफ इंक्रीज इन टीसी स्टॉप डिमिनिशिंग, एमसी इज एट इट्स मिनिमम। जब बेटा ये घटना स्टार्ट हो जाता है, या हम कह सकते हैं हमने पहले भी पढ़ा है, मान लो टीसी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, टीसी कितना हो गया आपका, कांस्टेंट। ऐसे लेके चलो, टीसी हो गया बच्चे आपका यहाँ पे 30 और 30, तो टीसी का डिफरेंस क्या है, एमसी है ना, तो कितना आ जाएगा ये, फिर 30 में से 30 जाएंगे, कितना बचेगा, ये 0। तो जब टीसी कांस्टेंट हो जाएगा तो एमसी क्या हो जाएगा आपका, 0। व्हेन टीसी राइजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, एमसी इंक्रीजिंग। जब ये क्या होगा, ये राइजेस नहीं आएगा बेटा यहाँ पे ना, यहाँ पे आएगा डिक्रीजेस। क्या आएगा ये, डिक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, एमसी इंक्रीजिंग। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, कौन सा लिंक होता है इनके बीच में, नेगेटिव लिंक होता है। याद करने के लिए सिंपल चीजें याद रखो, एमसी और एसी में पॉजिटिव लिंक, टीसी और एमसी के बीच में कौन सा लिंक होगा बेटा, आपका नेगेटिव लिंक होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला अलग से करेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है बेटा कि व्हाई इज एसी कर्व्ड इज यू शेप्ड। देखो यहाँ पे थोड़ा सा, बेटा जब आप एवरेज कर्व बनाओगे ना, ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट क्या बनता है कर्व, ऐसे, कैसे बनेगा, ठीक है। अब इसके रीजन समझते हैं ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन भी है 3 मार्क्स का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डज एसी कर्व इज यू शेप्ड। एसी कर्व जो होता है वो यू शेप्ड क्यों होता है। अब बहुत एग्जांपल को बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इसी हॉल की 1 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट मान के चलते हैं बेटा, कितना आता है, 200 रुपए। एसी चलते हैं जब सारे का, ठीक है, एजम्पशन ले लिया हमने। अब हुआ क्या कि जब आपका अप्रैल में बैच स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे कितने बच्चे थे, मान लो 20। तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो जाएगी यहाँ पे, एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई मेरी, 10। अब जैसे जैसे बैच इंक्रीज होता चला गया, 40 हो गया ये। अब कितनी हो गई कॉस्ट, 5 रुपए। फिर और बढ़ के कितना हो गया, 50 रुपए। अब कितनी हो गई मेरी कॉस्ट, 4 रुपए। अब ये कॉस्ट क्या हो रही है, देखो पहले यहाँ थी, फिर धीरे धीरे क्या होती चली गई, कम। यहाँ तक समझ आ गया।
अब आपके दिमाग में क्या आएगा, सर फिर तो ठीक है 60, 70, 80 मेरे दिमाग में भी आना चाहिए, फिर ठीक है भैया 70, 80 बच्चे बिठाओ, पर यूनिट कॉस्ट और कम आती चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब मैं 60, 70 बच्चे बिठाना स्टार्ट कर दूँगा, तो एसी का क्या होगा, लोड बढ़ जाएगा। लोड क्या बढ़ जाएगा, आपको पता होगा जब एसी चलाते हो तो क्या होता है बेटा, कंप्रेशर ऑन होता है और कंप्रेशर बंद होता है। क्यों? जब उसकी एक कूलिंग स्टेबल लेवल पे आ जाती है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, कंप्रेशर बंद। लेकिन जब 60-70 जने होंगे तो उसकी कूलिंग इतनी ज़्यादा चाहिए होगी कि वो बंद होगा ही नहीं, तो उसका कंजम्पशन कम होने की जगह क्या हो जाएगा, और ज़्यादा। तो अब मेरी कॉस्ट जो है, देखो कॉस्ट के ना एक लेवल पे आके वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट। मतलब अगर मेरे इस रूम की कैपेसिटी 50 है, तो मैं कितने कर सकता हूँ, 4 पे यूनिट पे लाके क्या हो जाएगी ये कांस्टेंट। अब इसके बाद ये कम नहीं होनी स्टार्ट होगी, इसके बाद क्या होगी बेटा, ये धीरे-धीरे करके बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। बढ़नी क्यों स्टार्ट होगी, उसके काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। जैसे-जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो एसी लोड लेगा, बिजली की यूनिट और ज़्यादा लगेगी तो यूनिट बढ़ेगी। कभी बच्चा आ रहा है, कभी जा रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट क्या होती चली जाएगी। ऐसे ही आपको और चीज़ समझाता हूँ। गाड़ी में जाओ, 5 सीटर कार्स होती हैं हमारी, उसमें आप 2-3 जने जाओ, एवरेज अलग आएगी। आप 5 जने विद लगेज जाओ, एवरेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों? जितना लोड आप गाड़ी पे डालोगे, उसके इंजन के ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर जाएगा, जितना प्रेशर लेगा, उतना ज़्यादा पेट्रोल का कंज़म्पशन क्या करेगा, वो ज़्यादा करेगा, तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ने की जगह क्या हो गई अब आपकी। तो बेसिकली इसीलिए क्या होता है बेटा, जो एसी कर्व होता है ना, ये यू शेप्ड बनता है, क्यों? स्टार्टिंग के अंदर ये कम होता है, एक जगह पे आके क्या हो जाता है फिर ये, और उसके बाद ये कम नहीं होता, उसके बाद क्या होता है बेटा, ये फिर दोबारा देखो यहाँ क्या लिखा है, कहता है एसी कर्व इज यू शेप बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन which state that firstly MP increases, increase in MP shows decrease in the average cost। MP का मतलब क्या है यहाँ पे, मार्जिनल प्रोडक्शन। कहता है स्टार्टिंग में जो हमारा प्रोडक्शन है बेटा क्या होता है, धीरे धीरे करके बढ़ता है, फिर एक जगह पे आके क्या हो जाता है बेटा, वो पीक पे आ जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सेकेंडली एज MP बिकम जीरो, AC रीच्ड एट इट्स, अभी ऊपर पढ़ा था ना हमने, जहाँ पे एसी और एमसी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पे एपी क्या हो जाता है, अपने मिनिमम पे आ जाता है, ये इसका मिनिमम है। ठीक है, पहले क्या होगा, ये घटना स्टार्ट होगा, फिर ये क्या आ जाएगा, अपने मिनिमम पे आ गया। अब आगे बढ़ो, एमपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग, द एसी ऑफ द फर्म स्टार्ट इंक्रीजिंग। अब जैसे जैसे एमपी कम होता चला जाएगा, एमसी ये क्या होता चला जाएगा बेटा आपका, ये बढ़ना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, और लॉजिक उसका वही है जो मैंने आपको बताया, सिंपल सा लॉजिक है। कोई इसके ऊपर और कोई एग्जाम्पल देगा मेरे को इस वाले पे। देखो बेटे, होता क्या है कि कभी भी आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे ना, हर एक यूनिट की एक मैन्युफैक्चरिंग या मैक्सिमम कॉस्ट होती है। उस मैक्सिमम कॉस्ट तक क्या कर सकते हो? चलो हम बात करते हैं, आप किसी भी चीज़ का प्लांट लगा रहे हो, मान लो आपने क्या कहा कि ठीक है आप रजिस्टर बनाना चाहते हो, ठीक है? फैक्ट्री स्टार्ट करते ही मैंने आपको बताया था, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने फैक्ट्री स्टार्ट करी और करते ही आपने सीधे 2000 5000 रजिस्टर बना लिया। आप स्टार्टिंग में क्या करोगे, 100-200 रजिस्टर बना के देखोगे कि भाई मार्केट में कितनी डिमांड आती है हमारे प्रोडक्ट की, आपने बनाया, बेचा। तो जब आप, ऑब्वियस सी बात है, आपकी मशीन की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 1000 कॉपी निकालने की एक बार में, आप कितनी लगा रहे हो, सिर्फ 200 कॉपी बनाने लगा रहे हो, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही होगी आपकी, ज़्यादा। अब जैसे-जैसे आप अपनी यूनिट बढ़ाते चले जाओगे, पर यूनिट कॉस्ट क्या होती चली जाएगी। लेकिन क्या कोई ऐसी स्टेज आएगी कि फैक्ट्री फ्री में बना के दे दे आपको कॉपी? भैया एक मिनिमम लेवल भी तो होगा ना कि हाँ सर, इससे कम कॉस्ट हम नहीं निकाल सकते, लास्ट ये है कि इससे नीचे कॉस्ट आपने वहाँ तक बना ली। अब उसके बाद क्या होगा बेटा, मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर में, मशीन क्या हो जाएगी, पुरानी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है, वो कम होने की जगह क्या हो जाएगी बेटा, बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी-थोड़ी। तो इसीलिए क्या हुआ देखो, पहले आया नीचे, फिर हुआ कांस्टेंट मिनिमम पे चलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, वापस उठना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए जो होता है आपका एसी कर्व जो होता है, वो क्या होता है बेटा, आपका यू शेप्ड बनता है यहाँ पे, ठीक? इसके बाद है शो द रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड, अभी टेबल में बना रखा है यहाँ पे, आपको वो और दिखा दूंगा डायग्राम बना के। कहता है इन शॉर्ट पीरियड एग्रीगेट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट एट अ डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड अ टोटल कॉस्ट। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है बेटा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे देखो आउटपुट दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, यहाँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, यहाँ हो गई टोटल कॉस्ट। कैसे निकली बच्चे ये यहाँ पे? अब यहाँ पे ना कुछ चीजें ध्यान से सुन लेना, आगे दिक्कत नहीं आएगी आपको न्यूमेरिकल्स के टाइम पे। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है, टीएफसी प्लस, अब आप ये देखो, हमने जैसे जैसे इनको प्लस करा तो ये बढ़ता चला गया यहाँ पे। अब मेरे को आप एक आंसर करेंगे ध्यान से, यहाँ पे ये जो टोटल कॉस्ट बढ़ रहा है,
इसमें रोल कौन प्ले कर रहा है, टोटल फिक्स कॉस्ट की वजह से आ रहा है या टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से चेंज आ रहा है? वेरिएबल की वजह से आ रहा है। क्यों सर? फिक्स तो अपनी जगह क्या चल रहा है, अपनी जगह एग्जैक्टली सेम चल रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये जो चेंज आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है आपका बेटा? वेरिएबल की वजह से आ रहा है। ये आपको डायग्राम में हेल्प करेगा अभी ये, ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज को। अब पहले हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं इसके। कहते हैं रिमेंबर एन इंक्रीज इन टीसी इंडिकेट एन इंक्रीज इन टीवीसी ओनली सिंस टीएफसी रिमेन्स सेम इररिस्पॉन्सिव ऑफ द क्वांटिटी। से छोड़ो आप, देखो कहते हैं टीएफसी कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल। ये मैं बना के दिखाता हूँ आपको थोड़ा, यहाँ पे बनाते हैं, देखिए। देखिए बच्चे इधर, 0 एक्स एक्सिस। सबसे पहले हम बनाते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहती है बेटा? हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये बनेगी आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या बन गई आपकी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो देखो यहाँ पे कितनी थी, वो 10। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 0 भी हो सकती है ना। जब हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी? 0। वेरिएबल कॉस्ट का जो डायग्राम बनता है वो किस इस तरीके से बनता है, सांप की तरह लहराता हुआ। पहले भी बताई थी क्यों बनता है, क्योंकि सर ये प्रोडक्शन के साथ बढ़ती घटती है। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा ये बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन घटेगा ये घट जाएगी, फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा ये दोबारा बढ़ जाएगी। यहाँ तक क्लियर? ये क्या हो गया बेटा? टीवीसी। अब हमें टीसी भी शो करना है। टीसी किसका कॉम्बिनेशन है? टीएफसी प्लस टीवीसी का। तो टीएफसी हमेशा यहाँ से स्टार्ट होएगा और ये ऐसे चलेगा। ये बन गया आपका, सॉरी, टीसी। क्या बन गया? अब इस डायग्राम से ना दो क्वेश्चन अराइज हो जाएंगे आपके। पहला क्वेश्चन ये अराइज होगा, आपका ही होना चाहिए था सर ये क्वेश्चन, कि सर जब ये वाला डायग्राम आपने 0 से बनाया है तो आपने ये वाला 0 से क्यों नहीं बनाया? उसका प्रैक्टिकल रीजन है, देखो यहाँ पे देखना जरा। टीवीसी, टीएफसी, इन दोनों का सम क्या है? टीएफसी कभी 0 हो सकता है? नहीं। ये 10 है मान लो। अब मान लो ये 0 हो गया, टीवीसी 0 हो गया, बिजली का बिल 0 आ गया, तब भी टीएफसी और टीसी क्या रहेंगे? आपस में एक दूसरे के बराबर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? यानी कि मिनिमम से मिनिमम भी टीसी किसके बराबर रहेगा? हमेशा टीएफसी के बराबर रहेगा। इसीलिए इसका डायग्राम ओरिजिन से स्टार्ट ना होके कहां से होता है बेटा? आपका ऊपर से स्टार्ट हुआ। अब एक तो टीसी टीएफसी के साथ लिंक हो गया। सर ये शेप आपने बिल्कुल आमने सामने बनाई है और बिल्कुल पैरेलल बनाई है, ऐसा क्यों करा? अभी मैंने आपसे बेटा इसके अंदर ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे ये देखो, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ये जो टोटल कॉस्ट बढ़ रही है ये टीसी की वजह से बढ़ रही है, टीएफसी की वजह से बढ़ रही है, वेरिएबल कॉस्ट की? तो आपका आंसर क्या था सर? तो बेटा जब वेरिएबल कॉस्ट की वजह से चेंज आ रहा है तो डायग्राम की शेप भी किसके अकॉर्डिंगली चलेगी? टीएफसी टीसी की, सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो तो अपनी जगह क्या चल रहा है, फिर एफसी कांस्टेंट चल रहा है। तो इसीलिए आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल बनते हैं। कौन? टीएफसी और टीसी। क्लियर है? तो दो क्वेश्चन इससे अलग से पुट भी होते हैं, ध्यान रखना जो बोला है बच्चे अभी आपको। अब यहाँ पे ना कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टीवीसी प्लस टीएफसी। उसके बाद क्या है बेटा? टीवीसी इज इक्वल्स टू टीसी माइनस, देखो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ ध्यान से, बहुत सारे नहीं है, लिमिटेड फॉर्मूलाज ही हैं, ध्यान से सुनना कौन कौन से हैं इसमें। पहला फॉर्मूला, ठीक है, आगे के दोनों इसी से बन गए। कैसे? अगर मेरे को टीवीसी निकालना है तो मैं क्या करूंगा? टीसी में से क्या माइनस कर दूंगा? टीसी माइनस। और अगर मेरे को टीएफसी निकालना है तो मैं क्या करूंगा? टीसी में से क्या घटा दूंगा? बन गए दो फॉर्मूला। समझ आया? तो फॉर्मूला एक है, उसी से दो और बना लिए। अब आगे क्या आता है बेटा? एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला होता है टीसी अपॉन में क्यू। मैंने क्या बताया था? कभी भी किसी चीज की एवरेज निकालनी है तो क्या करो? उसे क्यू से डिवाइड। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मान लो मेरे को टीसी निकालना है और क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया हुआ है? एवरेज टोटल कॉस्ट और क्वांटिटी। ये है ना इसका फॉर्मूला। और मेरे को अगर टीसी निकालना तो मैं क्या करूंगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एटीसी मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगी बेटा? मेरी टोटल कॉस्ट निकल के आ गई। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टीएफसी अपॉन में क्यू। यानी जिसका आपको क्या निकालना है? एवरेज निकालना है, उसे आप किससे भाग कर दोगे बेटा? क्यू से डिवाइड कर दोगे। एवरेज फिक्स कॉस्ट हो गई। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या हो जाएगा? टीवीसी अपॉन में क्यू। ठीक। मार्जिनल कॉस्ट आपको पता ही है क्या होती है? डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा। अब मैं आपको बता दूं, सिर्फ टीसी मतलब आर की जगह क्या लग गया बच्चे? यहाँ पे सी लग गया, लेकिन फॉर्मूले वही हैं जो आपने टीआर वाले चैप्टर में करे, रेवेन्यू। कोई चेंज नहीं होता, कोई रिलेशन में चेंज नहीं है, सब लगभग सेम ही चलते हैं यहाँ पर। ठीक है।
अब एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, अगला फिर आप मेरे को करके दिखाना। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, कहता है कैलकुलेट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखो बेटा, क्वांटिटी गिवन है, टीसी गिवन है, टीएफसी और टीवीसी निकालना है हमें। क्या निकालना है? टीएफसी और, ध्यान से सुनना, जब बेटा Q 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी उस टाइम पे? मैंने क्या बताया, जब क्वांटिटी आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा? 0। अब आप एक ही फॉर्मूले को पकड़ के चलो, ज्यादा फॉर्मूले चाहिए ही नहीं हमें दिमाग में। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है सर, जो आपने बताया वो है टीसी इज इक्वल्स टू टीवीसी प्लस, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, टीवीसी कितना है मेरे पास? 0। टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 80। तो टीएफसी कितना आ जाएगा बेटा? अब आपका 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? और आपको पता है जब ये एक बार 80 आ गया तो ये हर बार क्या रहने वाला है, क्योंकि फिक्स रहता है तो ये हमेशा क्या रहेगा बेटा? अब आपका 80 रहेगा। तो आपके पास टीसी भी आ गया और टीएफसी भी आ गया। अब क्या निकालना है बच्चे आपको? यहाँ पे टीवीसी। टीवीसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टीसी माइनस टीएफसी। इसमें से इसको घटाते चले जाओ, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? टीसी। समझ आया फॉर्मूला? ठीक है, बेसिक बेसिक सा चलेगा, बस आपको फॉर्मूले जितने अच्छे से आते होंगे उतनी जल्दी क्वेश्चंस कर पाओगे आप ये वाले। रजिस्टर निकाल लो सब अपने, सॉरी।